हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मैजिकल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेसिक रिसर्च टर्म्स। ठीक है, जो हमारी रिसर्च में टर्म्स यूज़ होती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको बेसिक रिसर्च टर्म्स का पता लगेगा तो आपको जो रिसर्च है वो आपको ईजिली जो है वो समझने में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं अच्छे से टॉपिक अच्छे वे में सिंपल वे में आपको ला सकूं, ताकि आप इजीली अपने जो भी आपको क्वेरीज है उसको आप इजीली समझ सको, क्लियर कर सको और आप आसानी से पेपर में लिख सको। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेसिक रिसर्च टर्म से। आज की हमारी जो पहली रिसर्च टर्म है दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अ क्लियर कॉन्साइज समरी ऑफ द स्टडी दैट कम्युनिकेट द असेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है, अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आप कोई भी टॉपिक लिखते हो या आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो, आप एक लेसन प्लान बनाते हो। जब आपने पूरा लेसन प्लान बना दिया, आप उसकी डेफिनेशन लिखते हो, कॉजेस लिखते हो, रिस्क फैक्टर्स लिखते हो, पैथोफिजियोलॉजी लिखते हो, साइनस सिम्टम्स लिखते हो, मैनेजमेंट लिखते हो, जो भी आप चीज़ें लिखते हो, एंड में आप क्या बनाते हो? उसकी एक समरी बनाते हो। ठीक है, समरी जो होती है एक शॉर्ट वे में होती है जो आपके पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब करती है। तो रिसर्च में एब्स्ट्रैक्ट का जो मतलब है दैट इज आल्सो समरी। कि कोई भी एक क्लियर समरी होनी चाहिए। कौन सा इसका मतलब है? छोटी होनी चाहिए। और समरी ऑफ द स्टडी, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, उसकी समरी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और कॉन्साइज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। दैट कम्युनिकेट द असेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टडी, जो आपकी स्टडी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कम्युनिकेट करे, उसको बताए। ठीक है, मानो अगर आपकी समरी, आपकी जो स्टडी है वो है कि आपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जाके आपने क्या करना है? एमसीक्यूज क्वेश्चन देने हैं और आपने डायबिटीज मेलाइटिस पे उनका नॉलेज देखना है। ये आपने स्टडी कर ली, पूरा आपने रिजल्ट कैलकुलेट कर दिया, पूरा आपने एनालाइज कर दिया, उसके बाद आपने अब्स्ट्रैक्ट बनाना है। तो ऑब्स्ट्रैक्ट में आप कैसे बनाओगे? पहले तो आप अपनी स्टडी लिखोगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे कि आपकी जो स्टडी है वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पे है। आपने 60 स्टूडेंट्स लिए थे, कौन सी सैम्पल टेक्निक यूज़ करके आपने लिए। ठीक है, उसके बाद आपने उनको कौन सा क्वेश्चनिंग दी करने के लिए, एमसीक्यूज दिए, चेकलिस्ट दी, कौन सी दी। और उसके बाद आप लिखोगे कि एवरेज जो आपका रिजल्ट है वो क्या आया। मानो 60 में से मानो 20 स्टूडेंट्स को जो है एवरेज नॉलेज है, 20 को गुड नॉलेज है और 20 को पुअर नॉलेज है। तो दैट इज योर कॉन्साइज समरी, जो शॉर्ट फॉर्म में जो है वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो आपके पास है दैट इज योर डाटा। डाटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट, कोई भी फिगर, कोई भी मटेरियल, कोई भी एविडेंस प्रूफ और कोई भी नॉलेज कलेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी। जो आप अपनी स्टडी के दौरान कोई भी चीज़ को गेन करते हैं, कोई भी चीज़ को आप कलेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ आप न्यू सीखते हैं, दैट इज योर डाटा। उसके बाद आता है आपके पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मैंने आपको पहले भी समझाए हैं, दैट इज द क्वालिटीज, quantities and properties of any people, anything, any situation that can be changed or vary। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी करेक्टरिस्टिक्स जिसको हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने आपको पहले की सारी क्लासेस में जो है वो समझाया हुआ है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। ये तभी चेंज होंगे जब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें हम चेंज करेंगे। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वेरिएबल्स होते हैं डेट आर बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। जो रिसर्चर के थ्रू जो होता है वो मैनिपुलेटेड होता है, इसको हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स भी बोलते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्राइटेरियन वेरिएबल। जैसे स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर। अब जो स्मोकिंग है दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि स्मोकिंग की जो क्वांटिटी है दैट इज डिपेंड ऑन द रिसर्चर। रिसर्चर जो है वो स्मोकिंग की क्वांटिटी को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अगर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? लंग कैंसर पे पड़ेगा। जितनी स्मोकिंग बढ़ेगी उतना लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे, जितनी स्मोकिंग घटेगी उतनी लंग कैंसर के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज डिपेंड ऑन द रिसर्चर हैंड। नेक्स्ट आता है आपके पास रिसर्च वेरिएबल। रिसर्च वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको हम नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं विदाउट एनी चेंज। अब देखो इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी आपने साइंटिफिक मेथड पढ़ा था। ठीक है,
वो भी ऐसा ही था कि ये वो स्टडी होती है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल सेटिंग्स में विदाउट एनी चेंज। तो जैसे रिसर्च वेरिएबल क्या होता है, अ स्टडी टू सी द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू स्लीप डिस्टर्बेंस अमंग द पीपल ऑफ द आईसीयू। इन्होंने ये बोला है जो पेशेंट, जो पीपल जो हैं जो आईसीयू में रह रहे हैं, जो पीपल आईसीयू में रह रहे हैं, उन आईसीयू के पीपल में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके स्लीप को डिस्टर्बेंस करता है। मानो शोर है, ठीक है, या फिर स्टाफ जो नर्सेज है वो बार बार आके इरिटेट कर रही हैं, या तो उनका पेन लेवल है जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है, या उनकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो सही से नहीं है, तब उनकी स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस आ रही है। देयर आर द वेरियर फैक्टर्स जो उनके क्या कर रहे हैं, स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो द वेरिएबल टू सी, जो उनके जो फैक्टर्स हैं, द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द स्लीप डिस्टर्बेंस के जो फैक्टर्स हैं, दैट इज योर रिसर्च वेरिएबल्स। क्योंकि उन फैक्टर्स को हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने क्या करना है, आईसीयू में जाना है, उन पेपर को हमने पूरी रात ऑब्जर्व करना है और हमने ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको के स्लीपिंग में डिस्टर्ब कर रही है। तो वो जो कॉजेज होंगे, वो जो फैक्टर होंगे, वो आपका क्या होगा, रिसर्च वेरिएबल। तो रिसर्च वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम विदाउट चेंज किए, विदाउट इंटरफेयर कर हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं और उसको हम वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। तो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स हुए, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट। जो हमारे स्टडी सब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज कॉल्ड एज योर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन स्टेटस हो गया, रिलीजन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, इनकम होगी, ठीक है, और दैट आर योर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। Next is your extraneous variable. Extraneous variable are the factor that is not the part of the study but can affect the measurement of the study variable. एक्सट्रेनियस फैक्टर्स वो होते हैं जो आपकी स्टडी का पार्ट नहीं है बट आपकी स्टडी को जो है वो बिना मतलब से अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बायसनेस क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल मानो, अ स्टडी टू सी द इफेक्ट सी द इफेक्ट ऑफ टू डिफरेंट पिनसाइट प्रोटोकॉल्स ऑन द पिनसाइट इन्फेक्शन। इन्होंने ये बोला है कि किसी भी पेशेंट को क्या है, पिनसाइट इन्फेक्शन है, तो उस पिनसाइट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम अलग अलग तरीके के क्या कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पिनसाइट इन्फेक्शन जो है आपका, डेट इज यूर क्या है, पिनसाइट इन्फेक्शन जो है डेट इज यूर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो प्रोटोकॉल है डेट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि प्रोटोकॉल्स जो है डेट इज यूज्ड बाय द रिसर्चर, और उस जो प्रोटोकॉल का इफेक्ट हम कहाँ पे देखेंगे, पिनसाइट इन्फेक्शन पे देखेंगे। तो द पिनसाइट प्रोटोकॉल आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और पिनसाइट इन्फेक्शन आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट लो हीमोग्लोबिन लेवल और हाइयर ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, द हीमोग्लोबिन लेवल और हाइयर जो ब्लड शुगर लेवल है ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड दीज पिनसाइट इन्फेक्शन। बट ये जो दो चीज़ें हैं ये भी क्या कर रही हैं, इस पिनसाइट इन्फेक्शन को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस्ड कर रही है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं ये क्या आ जाएंगे आपके पास, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये आपकी स्टडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। आपके स्टडी का पार्ट क्या है, पिनसाइट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इज योर क्या, प्रोटोकॉल्स इज योर वेरिएबल्स इन योर स्टडी, ठीक है। बट ये जो हीमोग्लोबिन लेवल आ गया और जो ब्लड शुगर लेवल आ गया, ये आपकी स्टडी का पार्ट नहीं है बट ये इंटरफेयर कर रहा है आपकी स्टडी में, तो डेट इज योर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ठीक है, कि जो आपकी स्टडी का पार्ट नहीं है बट आपकी स्टडी को अफेक्ट कर रहा है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दिया कि जैसे कि कोई भी स्टडी है वो ये कर रहा है कि अपने दो पिनसाइट प्रोटोकॉल्स का अपने इफेक्ट देखना है पिनसाइट इन्फेक्शन पे। तो जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे हीमोग्लोबिन लेवल हो गया, ठीक है, या फिर कोई और फैक्टर्स हो गए, ठीक है, दैट आल्सो इफेक्ट योर स्टडी। वो क्या करे, वो पिनसाइट इन्फेक्शन को क्या करे, इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं। बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें उस पर स्टडी नहीं करनी है, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स पे। तो वो जो प्रोटोकॉल है वो आपकी स्टडी का पार्ट है, बट ये जो हीमोग्लोबिन लेवल और ब्लड शुगर लेवल है ये आपकी स्टडी का पार्ट नहीं है, बट ये जानबूझ के आपकी स्टडी को क्या कर रहे हैं, बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं। तो डेट इज योर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। दीज आर द वेरिएबल्स डेट आर नॉट द पार्ट ऑफ योर स्टडी बट दे कैन अफेक्ट योर स्टडी। नेक्स्ट इज योर ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशन डेफिनेशन एक वो चीज होती है, इट इज अ वे बाय विच द रिसर्चर क्लैरिफाई डिफाइन द वेरिएबल्स अंडर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ऑपरेशन डेफिनेशन क्या है
कि ये वो डेफिनेशंस होती है जो आपके पूरे वेरिएबल्स को, आपकी पूरी स्टडी को क्या करता है, शो कर देता है, आपके पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को शो करता है। मानो अब आपकी स्टडी है अ स्टडी टू असेस द, यहाँ मैंने स्टडी लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्टडी बताई हुई थी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टडी बताई है, स्टडी टू असेस द, जैसे ये है स्टडी आपकी। अब मैंने यहाँ पे एक स्टडी दी आपको कि प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम ऑन द नॉलेज रिगार्डिंग द CPR एज पर एज BLS अमंग द BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। ये आपकी स्टडी है। तो ऑपरेशन डेफिनेशन वो होती है जो आपकी स्टडी को क्या करता है, क्लैरिफाई करता है, आपके हर एक वेरिएबल्स को बताता है। तो ऑपरेशन डेफिनेशन में आप जैसे हेडिंग डालोगे ऊपर ऑपरेशन डेफिनेशन, तो नीचे आप ऑपरेशन डेफिनेशन किस किस की डालोगे, पहले तो आपने डाली है प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी। फर्स्ट आपकी ऑपरेशन डेफिनेशन होगी प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, कि प्री एक्सपेरिमेंटल जो है वो आपकी स्टडी में क्या है। सेकंड डेफिनेशन आप बताओगे असेस का मतलब क्या है। तीसरा आप बताओगे इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है। चौथा आप अपनी स्टडी में बताओगे कि STP का मतलब क्या है। नेक्स्ट आप अपनी स्टडी में बताओगे कि नॉलेज का मतलब क्या है। फिर CPR और BLS का मतलब क्या है। उसके बाद BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का मतलब क्या है। तो जो हर एक चीज़ की डेफिनेशन आपको देनी पड़ती है, जो डेफिनेशन है दैट इज योर ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ठीक है, वो डेफिनेशन जो आपके पूरे स्टडी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, आपकी पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है, जिससे आप अपने वेरिएबल्स को क्लियरली डिफाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है आपके पास कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, अ वर्ड, पिक्चर और मेंटल आइडियाज ऑफ द फिनोमिना। किसी भी सिचुएशन के, किसी भी चीज़ के कोई भी आइडिया हो गया, ठीक है, कोई भी पिक्चर्स होगी जो आपके माइंड में एकदम आ जाती हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को लेके आपके जो अपने आइडियाज़ होते हैं, आपके जो अपने माइंड में जो पिक्चर्स आ जाती हैं, आइडियाज़ आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर कंसेप्ट। नेक्स्ट वन आता है आपके पास कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है, कंस्ट्रक्ट हम उन टर्म्स, ये टर्म्स होती है वो उस चीज़ में, उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं जिस चीज़ को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं ऑब्जर्व कर सकते, उसको हम किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें जो होता है वो ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे इट इज़ अ टर्म यूज्ड टू इंडिकेट अ फिनोमिना दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। उसको किसी भी सिचुएशन को जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट इन्फॉर्म्ड बाय द सर्टेन इंडिकेटर्स, जिसमें हम कुछ और इंडिकेटर्स का, कुछ और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उस सिचुएशन को देखने के लिए। ठीक है जी, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है कि अ वेलनेस कैन ओनली बी असेस थ्रू द लेबोरेटरी डाटा। कोई किसी भी चीज़ की आपने वेलनेस देखनी है, वेलनेस में आप हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक करते हो, आप यूरिन टेस्ट भी करते हो, ठीक है, आप CBC वगैरह करते हो, आप सारे टेस्ट करते हो, वो शुगर लेवल चेक करते हो, सब कुछ चेक करते हो। तो जो वेलनेस है उसको हम डायरेक्टली तो नहीं ना आप ऑब्जर्व कर सकते, उसको आप लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू ही ऑब्जर्व करोगे, ब्लड लेके फिर लैब में लेके जाओगे, वहाँ पे आप रिपोर्ट करोगे। ठीक है, जैसे आपने BP किसी का चेक करना है तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप BP apparatus से ही BP चेक करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, किसी स्पेशल इंडिकेटर के थ्रू, किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, दैट कंडीशन, दैट टर्म इज कॉल्ड एज योर कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट इज योर प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट। दो कंसेप्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज योर प्रोपोजिशन। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एंग्जाइटी एंड परफॉर्मेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो या आपका प्रैक्टिकल है, तो अगर आपकी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत घबरा रहे हो, डर रहे हो, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एंग्जाइटी का परफॉर्मेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये एक कंसेप्ट है। तो किसी भी कंसेप्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोपोजिशन। नेक्स्ट वन इज योर अजम्पशन। अजम्पशन मैंने आपको पहले भी बताया था, अजम्पशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसको हम ट्रू भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और अनट्रू भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट किसके बेस पे होता है, ये लॉजिकल के बेस पे होता है, किसी रीजन के बेस पे होता है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट एनी प्रूफ एंड वेरिफिकेशन, उसको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। मानो अगर आपने लॉजिकल स्टेटमेंट ये बनाई है कि BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जो है वो CPR पे नॉलेज एवरेज है,
बट जब आपने उनका टेस्ट ले लिया, उनका रिजल्ट देखा, तो उनका जो नॉलेज था वो पुअर निकला। इसका मतलब क्या है, आपकी जो लॉजिकल स्टेटमेंट है, जो आपने अपने मन में सोचा था, वो क्या होगी, गलत होगी। तो वो आपने कहीं भी अपनी थीसिस में नहीं लिखना है कि मेरी ये अजम्पशन थी और मेरी गलत होगी, नहीं। अगर आपने हाइपोथेसिस बनाई होगी, तो हाइपोथेसिस भी एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, बट आपको उसको प्रूफ की जरूरत होती है। अब आपने सेम ही हाइपोथेसिस बनाई होगी, तो आपने अपने रिजल्ट में शो करना है कि मेरी हाइपोथेसिस जो थी वो एक्सेप्टेड हुई कि रिजेक्टेड हुई। बट इसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक्सेप्टेड हो या रिजेक्टेड हो, बट फर्क सिर्फ इतना है कि अजम्पशन को आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, और हाइपोथेसिस को आपको प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। बट बोथ आर द लॉजिकल स्टेटमेंट, बोथ आर द प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज बीन ऑलरेडी एस्टेब्लिश एंड पब्लिश ऑन द पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक बाय द स्कॉलर एंड द रिसर्चर। लिटरेचर रिव्यू वो होता है, उस चीज़ों पे आप लिटरेचर करते हो जो ऑलरेडी पहले से किसी भी टॉपिक के बारे में पब्लिश हो चुका होता है, उसको आप दोबारा से रिव्यू करते हो, ताकि ये देखने के लिए कि पहले की स्टडी में क्या प्रॉब्लम थी, क्या ऐसी कमी रह गई जो मैंने अपनी स्टडी में जो है वो पूरी करनी है। और लिटरेचर रिव्यू आप कहाँ से करते हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ के करते हो, कोई मैगजीन्स पढ़ के करते हो, कोई थीसिस पढ़ के करते हो, कोई थ्योरी पढ़ के करते हो, ठीक है। मानो अगर मैंने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में मैंने सीपीआर के ऊपर नॉलेज देखना है कि कितना नॉलेज है, तो मैं पहले क्या करूँगी, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ूंगी, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ूंगी। वहाँ पे मैं देखूंगी कि पहले किसी भी स्कॉलर ने, किसी भी रिसर्चर ने कितनी बार जो है वो सीपीआर पे स्टडी कर ली है, कैसी कैसी स्टडीज हुई हैं और क्या क्या रिजल्ट आया है। जो उसमें कमी रह गई थी वो मैंने वहां से उठा के मैंने अपनी स्टडी में पूरी कर दी। तो दैट इज योर लिटरेचर रिव्यू। जो ऑलरेडी पहले पब्लिश हो चुका है उसको दोबारा से रिव्यू करना और उससे नॉलेज लेकर अपनी स्टडी में इंप्लीमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज योर लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट इज योर लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी बायसनेस जो आपकी स्टडी के पार्ट में आ जाता है, स्टडी के आगे आ जाता है, ठीक है, जिससे आपकी स्टडी की जो क्रिएटिबिलिटी है वो आपकी कम हो जाती है। मानो मनी की प्रॉब्लम आ गई, मानो कि अगर आपने 60 बच्चे आज लिए हुए हैं, कल आप स्टडी करने आए, वो मुकर गए कि नहीं जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अब, तो दैट इज योर लिमिटेशन, जो आपकी स्टडी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज योर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज। मैंने आपको पहले भी बताया था, चेंज होता है, चेंज किया जाता है रिसर्चर के थ्रू, ठीक है, किसमें, एक्सपेरिमेंटल एंड क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, ये देखने के लिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फैक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या है। तो मैंने आपको मैनिपुलेशन का पहले भी बताया था, स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, ठीक है, स्मोकिंग की क्वांटिटी को ज़्यादा और कम करोगे तो उसका इफेक्ट जो है वो लंग कैंसर पे पड़ेगा। तो स्मोकिंग को मैनिपुलेट करोगे, स्मोकिंग को बढ़ाओगे तो लंग कैंसर के चांसेस भी बढ़ेंगे, स्मोकिंग को कम करोगे तो लंग कैंसर के चांसेस भी कम होंगे। तो स्मोकिंग इज और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रिसर्चर के थ्रू बढ़ रहा है और कम हो रहा है, और जो लंग कैंसर है डेट इज और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंड किसके ऊपर है, स्मोकिंग की क्वांटिटी के ऊपर। तो मैनिपुलेशन वो चेंज होता है, वो चीज़ होती है जिसमें रिसर्चर क्या करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फैक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे देखता है, डेट इज योर मैनिपुलेशन। लिखा भी है, इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट गिवन बाय द रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी या क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू सी द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी मैंने आपको दोनों पढ़ा दी है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में मैनिपुलेशन भी होगी, कंट्रोल ग्रुप भी होगा, रेंडमाइजेशन भी होगी, जबकि क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में मैनिपुलेशन तो है ही है, या तो एक्सपेरिमेंटल या तो रेंडमाइजेशन होगी या तो कंट्रोल ग्रुप होगा। अगर आपने ये पढ़ना है तो आप मेरी पहली वाली क्लासेस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ा दी है। तो आज के टॉपिक, आज की क्लास में इतना बहुत है, ठीक है। कल हम और ज़्यादा जो है वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे रिसर्च टर्म्स की, ठीक है, कल हम ये वाले डेफिनेशंस कंप्लीट कर देंगे सारी। तो आज तो हमने बेसिक टर्म्स जो हमने पढ़ी रिसर्च की वो पढ़ी हमने, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, ठीक है, डाटा क्या होता है, वेरिएबल्स मैंने आपको पहले बताए थे, वेरिएबल्स पढ़े, वेरिएबल्स के टाइप्स हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पढ़ लिया, ऑपरेशनल डेफिनेशंस पढ़ ली, कंसेप्ट पढ़ा, कंस्ट्रक्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोपोजिशन क्या होता है, अजम्पशंस क्या होती हैं, हाइपोथेसिस क्या होती हैं, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होती हैं एंड मैनिपुलेशन क्या होती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि जब भी मेरी क्लास पढ़े तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है
तो आप उस कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके आप जो भी आपकी क्वारीज़ है वो मैं क्लियर करूँगी। थैंक यू।